हेलो एवरीवन। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए थे Q3 में, लगभग सबको इन्होंने आउट परफॉर्म किया, चाहे वो ब्रांड्स हों या आपके वो मैन्युफैक्चरर्स हों, काफ़ी अच्छे नंबर से इन्होंने रिपोर्ट करे थे। अब देखते हैं कॉन कॉल में इन्होंने किस तरीके की कमेंट्री दी है, आगे का कैसा आउटलुक लगता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। तो एक तो इनका एसी बिजनेस का ग्रोथ बहुत सॉलिड था Q3 में, 80% से कंपनी का सेल्स ग्रो किया था सिर्फ रूम एसी बिजनेस के अंदर। और वॉशिंग मशीन तो खैर इनका पूरे जो तीनों क्वार्टर्स आप देखोगे 40-45% के रेट से ऑन एन एवरेज हर एक क्वार्टर में ग्रो किया है। लेकिन एसी बिजनेस ने थर्ड क्वार्टर में काफी सरप्राइज किया था। अब एक तो ये जो 80% का ग्रोथ है ना, इसका हमको क्वालिटी भी समझना होगा। तो मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसा ये डिमांड लेड ग्रोथ इसको नहीं बोल सकते कि आपके जो एंड कंज्यूमर्स हैं उन्होंने काफी एसी परचेज किया हो थर्ड क्वार्टर में, वैसा नहीं था। बेसिकली इनका जो सेल्स ग्रो किया है वो आपका चैनल इन्वेंट्री फिलिंग की वजह से हुआ है। ब्रांड्स ने क्या किया, मतलब इनके क्लाइंट्स ने क्या किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी नॉर्म्स चेंज होने वाली है, बीई रेटिंग जो है वो आपकी अपग्रेड होने वाली थी। तो आपको बाद में ये वाली इन्वेंट्री को मतलब डिस्काउंट में ना बेचना पड़े, इस इन्वेंट्री को डिस्काउंट में सेल ना करना पड़े, इसीलिए एडवांस में इनके ब्रांड्स ने थर्ड क्वार्टर के अंदर इस इन्वेंट्री को परचेज किया और अपना वो जो रिटेलर डीलर होलसेलर होता है वहां पे उनको फिल कर दिया, ताकि डिस्काउंट में बाद में हमको उसको उसको ज्यादा डिस्काउंट पे हिट ना लेना पड़े। तो ये एक रीजन है। मतलब ग्रोथ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ने अपना जो इन्वेंट्री इतना बिल्डअप हो गया था उसको थोड़ा सा क्लीन किया है और गाइडेंस के आसपास का इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया थर्ड क्वार्टर के अंदर। देन इनका रेफ्रिजरेटर का जो प्लांट आने वाला है वो ऑन ट्रैक है बिल्कुल। तो Q4 ऑफ FY27 यानी कि नेक्स्ट ईयर लगभग कंपनी का श्री सिटी के अंदर रेफ्रिजरेटर का प्लांट ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। इसकी टोटल कैपेसिटी होगी 1.2 मिलियन की। और फर्स्ट ईयर जो है उसमें कंपनी 30 से 40% का यूटिलाइजेशन इसमें एक्सपेक्ट कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमने वो विंटेज कॉफी में डिस्कस किया ना कि पहले ही साल में पहले क्वार्टर में वो तो खैर बोल रहे हैं 100% यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इनका वैसा नहीं होगा, नया प्रोडक्ट है, नया सेगमेंट है, इससे पहले कंपनी रेफ्रिजरेटर के अंदर थी नहीं, अभी एंटर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में 30 से 40% का यूटिलाइजेशन है आपका। मतलब बिजनेस नेचर वही है, लो मार्जिन हाई वॉल्यूम वाला ये बिजनेस है, लेकिन जैसे जैसे इसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज इसमें अच्छा देखने को मिल सकता है। और एक और चीज इसमें हमको समझ में आती है कि बिजनेस क्या करने की कोशिश कर रहा है, रूम एसी से ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वॉशिंग मशीन और अपना ये रेफ्रिजरेटर की तरफ, प्लस बाकी जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर। सो रूम एसी इससे पहले तक आप देखोगे तो 70-75% रेवेन्यू इनका रूम एसी से आता था। अब मैनेजमेंट का बोलना है कि एसी इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है। अगर आप इंडिया में पेनेट्रेशन देखोगे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और रूम एसी, सबसे ज्यादा अंडर पेनेट्रेशन है रूम एसी के अंदर, तो ग्रोथ की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी उसी में है। लेकिन एसी बिजनेस आपका बहुत ज्यादा सीजनल है। मतलब एक अगर आपका सीजन खराब गया, एक 2-3 महीने अगर आपके खराब चले गए, तो पूरा साल जो है ना वो आपका बहुत खराब चला जाता है। जैसे इस पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का आप देख लो या ई पैक ड्यूरेबल का देखो, पूरा साल कंपनी का डी ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट पे कितना बड़ा हिट इनको लेना पड़ा। तो इसीलिए ये दोनों कंपनीज और भी जो कंपनीज हैं वो अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर रही है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर ये एंटर कर रहे हैं अगले साल से, और वॉशिंग मशीन तो ऑलरेडी कंपनी का ग्रो कर ही रहा है। फिर इनका इन्वेंट्री, करंट इन्वेंट्री पोजीशन क्या है, तो हमने मतलब जो फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ था तब देखा था 1500-1600 करोड़ के आसपास की इन्होंने इन्वेंट्री बिल्ड करके रखी थी। अभी हालांकि इन्वेंट्री कम हो गई है, 1280 करोड़ की इन्वेंट्री है कंपनी की बैलेंस शीट पे। इसमें अच्छा चीज क्या है कि जो फिनिश्ड गुड्स है ना वो सिर्फ 120 करोड़ है, और बाकी का जो आपका 1160 करोड़ है वो सारा का सारा रॉ मटेरियल है। इससे रिस्क ये कम हो गया कि कल को चल चल के मान लो अगर ये वाला सीजन भी थोड़ा खराब होता है तो जो फिनिश गुड्स है उस पर तो आपको ज्यादा हिट लेना पड़ता है। रॉ मटेरियल तो फिर भी आपका चलो 3 महीने 4 महीने बाद आपका काम में आ जाएगा। तो ये इस नेचर से अगर हम देखें तो उस पर रिस्क कम है। दूसरा मतलब अगर आप चैनल इन्वेंट्री अभी भी देखोगे तो 4 से 5 मिलियन के आसपास है। उसके बाद भी इन्होंने क्यों इतना ज्यादा रॉ मटेरियल भर के रखा है 1160 करोड़ का। तो जो ये आप सीजन देखते हो ना, जनवरी फरवरी मार्च का, ये जो फोर्थ क्वार्टर होता है, ये एसी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है, क्योंकि एसी की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ही इसी टाइम पे होती है, जनवरी फरवरी मार्च में। और फिर आप देखते हो मार्च ऑनवर्ड्स आपको मतलब जो रिटेल चैनल्स हैं वहां पे आपको इसका सेल स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कंपनी ने एडवांस में रॉ मटेरियल बिल्डअप करके रखा है, क्योंकि इनका कहना है लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एकदम से डिमांड बढ़ गई थी। मतलब पिछले से पिछले साल अगर आप देखोगे तो समर सीजन बहुत स्ट्रांग था, तो एकदम से जब डिमांड बढ़ी, इनके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने ऑर्डर देना स्टार्ट किया, तो सप्लाई की शॉर्टेज हो गई थी पूरे इंडस्ट्री में। तो वैसी सिचुएशन ना हो, और पिछला साल वैसे ही खराब गया है, तो ऐसे में अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको मिस ना करे, इसीलिए कंपनी ने एडवांस में रॉ मटेरियल वगैरह बिल्ड करके रखा हुआ है। देन इनका प्रॉफिट का अगर आप गाइडेंस देखोगे पूरे साल का, 310 करोड़ का पैट का इनका गाइडेंस है। तो मतलब जितना इन्होंने लास्ट ईयर किया था लगभग उतना ही, हार्डली 9-10% के आसपास का ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक जो 3 क्वार्टर्स गए हैं ना, उसमें इस कंपनी का पैट हुआ है 129 या 130 करोड़। इसका मतलब क्या है, Q4 में अगर इनको अपना गाइडेंस अचीव करना है तो 170 से 180 करोड़ का इनको पैट करना पड़ेगा सिर्फ एक क्वार्टर में। यानी पूरे 9 मंथ्स में जितना किया है,
इस एक क्वार्टर में उससे भी ज्यादा पैड करना पड़ेगा। तो क्या मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर के? सो इनका कहना है कि फोर्थ क्वार्टर हमारा सीजनली सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। तो लास्ट ईयर भी अगर आप इनका देखोगे ना, पूरे साल का प्रॉफिट था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का 280 या 290 करोड़ के आसपास था, और Q4 का फोर्थ क्वार्टर का प्रॉफिट था 145 करोड़। यानी पूरे साल के प्रॉफिट का 50% कंपनी ने सिर्फ फोर्थ क्वार्टर में किया था। तो कंपनी वही कह रही है इस साल भी इस चीज को लेकर के हम कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जब आपका ये प्रोडक्शन वाला सीजन होता है ना फोर्थ क्वार्टर का, जनवरी फरवरी मार्च का, तो आपका यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। आपका यूटिलाइजेशन 70-80% चला जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जैसे आपका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज आपको काफी तगड़ा मिलता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अपने पैट के गाइडेंस को लेकर के। फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस अभी बहुत बढ़ गए हैं। कॉपर एल्यूमिनियम के प्राइसेस आप देखो, केबल वायर इंडस्ट्री जो है वहां पे भी उसका इंपैक्ट हुआ है। तो क्या ये मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि रेट ये पास ऑन कर देंगे और मार्केट शेयर ये लूज नहीं करेंगे? तो इन्होंने दो चीजें बोली हैं। पहला तो इनका कहना है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि इंडस्ट्री में कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है ना वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मतलब इतनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग किसी की भी नहीं है, और स्पेशली अभी जो सिचुएशन है कि एक तो डिमांड बहुत वीक है, चैनल इन्वेंट्री पूरी फुल पड़ी हुई है, ऊपर से रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। तो इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि इतना प्राइस जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, इतने मार्जिन पे वो हिट ले ले। तो प्राइस पास ऑन सबको करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट्स को, अपने ब्रांड्स को। दूसरा, कंपनी का कहना है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो ब्रांड्स हैं, उनके साथ में हमारा ना कॉस्ट प्लस मॉडल पे हम काम करते हैं। कॉस्ट प्लस मॉडल का मतलब क्या होगा कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस, मतलब वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि हम वो पास ऑन करेंगे जब भी बढ़ेगा। और कंपनी जो है ना वो मतलब एक फिक्स परसेंटेज पे अपना वो प्रॉफिट नहीं बनाती है। इनका कहना है हमारा जो प्रॉफिट है वो हम पर पीस के अकॉर्डिंग लेते हैं। दोनों में डिफरेंस समझो। अज्यूम करो कि जैसे इन्होंने कोई एसी मैन्युफैक्चर करा जिसका टोटल कॉस्ट इनको पड़ा 20,000 का, तो कंपनी जो है ना वो फिक्स मार्जिन नहीं बनाती कि 20,000 मेरे को कॉस्ट पड़ा है तो 20,000 पे 10% मेरा प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। इनका जो है वो अमाउंट वाइज है। जैसे 20,000 अगर इनको कॉस्ट पड़ा है तो कंपनी उसको एग्जांपल के लिए मान लो 2,000 अपना प्रॉफिट लेके चलती है। अब अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का 20,000 का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लो बढ़ करके हो जाता है 22,000, तो कंपनी ना 10% मतलब उस पर चार्ज नहीं करेगी। कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो 2,000 ही रखेगी। तो जैसे मैं 20,000 पे 2,000 कमा रहा था 22,000, और अगर मेरा कॉस्ट बढ़ के हो गया 22,000 तो भी मैं 2,000 ही कमाऊंगा। मतलब मेरा जो प्रॉफिट जो है वो हर एक पीस के ऊपर फिक्स है, वो मतलब 2,000 ही रहेगा, मैं परसेंटेज वाइज चार्ज नहीं करूंगा। तो एक तो ये मैनेजमेंट का कहना है कि इसीलिए ये मतलब नेगोशिएशन हो जाएगा, ये हम पास ऑन कर देंगे। तीसरा, कंपनी कह रही है कि ब्रांड्स भी जो है वो सिर्फ 100-200 रुपीज के लिए कौन सा जो प्लेयर है मैन्युफैक्चरर उनको सस्ता दे रहा है, सिर्फ ये देख करके वो मतलब अपना स्विच नहीं करते हैं एक क्लाइंट एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर की तरफ। सो जो हमने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के हर एक कॉन कॉल में डिस्कस किया ये स्टार्टिंग से, कि इनकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा फोकस करती है कि हमारा जो मेन मोट है, जो कॉम्पिटिटिव एज है, वो है हमारा कॉस्ट लीडरशिप। मतलब पूरी इंडस्ट्री में इनका कहना है कि सबसे लो कॉस्ट पे ये एसी वगैरह मैन्युफैक्चर करके हम देते हैं। सबसे लो कॉस्ट पे मतलब कंपनी सेल नहीं करती है। एक तो हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई है और उसके बाद मैं अपना मार्जिन कट करके सबसे सस्ता बेच रहा हूं, वैसा नहीं है। कंपनी सबसे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है। तो कंपनी कह रही है लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर होने का हमारे पास में एडवांटेज है कि इन क्लाइंट्स के साथ में बहुत लंबा रिलेशनशिप है। तो कोई भी क्लाइंट जो है वो सिर्फ एक सीजन में 100-200 रुपीज कौन सस्ता दे रहा है, कौन महंगा दे रहा है, वो देख करके स्विच नहीं करता। क्लाइंट को पता है कि आगे फिर समर सीजन वापस से आना है, पास्ट में एक अच्छा रिलेशनशिप हमने बिल्ड किया हुआ है। और जैसे हमने वो स्काई गोल्ड का डिस्कस किया था ना कि बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफी फास्ट वो डिलीवरी देते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो इनका भी कहना है कि वैसा हमारा बॉन्ड है। तो ये सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्लाइंट देखता है और उसके बाद फिर वो अपना सप्लायर जो है उसको रिटेन करता है। प्लस कंपनी का कहना है लास्ट 5 ईयर्स में हमने एक भी मतलब क्लाइंट जो है वो लूज किया नहीं है, मार्केट शेयर हमने लूज किया नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे क्लाइंट्स में हमने वॉलेट शेयर गेन किया है। मतलब पहले अगर वो हमसे 50 करोड़ का माल लेते थे, आज वो 100 करोड़ 150 करोड़ का ले रहे हैं। तो इस तरीके का ओवरऑल सिनारियो है कंपनी का। मतलब प्राइस पास ऑन करने को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है काफी ज्यादा। फिर ग्रोथ आउटलुक कैसे बनेगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का आने वाले सालों में, क्योंकि ऑलरेडी इनका मार्केट शेयर अगर आप देखोगे इंडिया के टोटल रूम एसी इंडस्ट्री में तो 10-11% के आसपास का मार्केट शेयर है, और आउटसोर्सिंग जो इंडस्ट्री है उसमें इस कंपनी का 20% का मार्केट शेयर है। तो मतलब एक ठीक ठाक मार्केट शेयर पे कंपनी ऑलरेडी बैठी हुई है। तो आगे का ग्रोथ आउटलुक कैसे बन रहा है? तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो फोकस है, मतलब जो बड़ा ग्रोथ ड्राइवर ये मान रहे हैं, वो है इनसोर्सिंग से आउटसोर्सिंग की तरफ। सो इनका कहना है लास्ट 3-4-5 ईयर्स अगर आप देखो तो ये डिबेट हर एक साल हुआ है कि इनसोर्सिंग बढ़ेगी, आउटसोर्सिंग खत्म होती जाएगी। लेकिन पिछले 3 साल 4 साल 5 साल आप देखोगे तो इसका उल्टा ही हुआ है।
आउटसोर्सिंग ने थोड़ा 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 करके मार्केट शेयर गेन ही किया है, और जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, एम्बर हो या ईपैक ड्यूरेबल हो, इन सब ने अपना मार्केट शेयर और गेन किया है और इनको अच्छी ग्रोथ मिली है लास्ट 3 4 5 ईयर्स में। तो कंपनी बोल रही है कि इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे ना, तो इन सोर्सिंग मतलब इन हाउस जो ये ब्रांड्स वगैरह खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो बेनिफिशियल ही नहीं है। तो ये आगे चल के लॉन्ग टर्म में शिफ्ट ही होने वाला है। मतलब हर एक ब्रांड आगे चल के ज्यादा से ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आउटसोर्स ही करेगा, इन सोर्स वो बंद करेगा। क्योंकि एसी बिजनेस में स्पेशली इनका कहना है कि ये बहुत सीजनल बिजनेस है। आपका वो 3 4 महीने होते हैं बेसिकली जहां पे आपका सबसे ज्यादा एसी सेल होता है। तो जो ब्रांड्स हैं उसका जो यूटिलाइजेशन है ना वो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ खुद अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इन हाउस। और जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है वो उसके इतने सारे क्लाइंट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं है, तो उसका यूटिलाइजेशन हमेशा हाई रहेगा। प्लस उनकी कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी मतलब कि फंजिबल होती है। अगर एसी का सीजन मान लो कभी थोड़ा सा ठंडा भी पड़ गया, तो वो सेम कैपेसिटी के अंदर वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं, रूम एसी के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, एयर कूलर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो आरओआई है ओवरऑल वो मैन्युफैक्चरर का बहुत हाई रहेगा, और अगर जो ब्रांड्स खुद इन हाउस बना रहे हैं उनका आरओआई हमेशा कम ही रहेगा। प्लस एक और चीज इन्होंने बोली, जैसे आपके जो ऑनलाइन कुछ एसी होते हैं ना, जो ऑनलाइन सेल होते हैं, तो उनके लिए आपको अलग तरीके से डिजाइनिंग करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उनका अलग होता है, उनका फीचर्स अलग होते हैं, उनका जो ये प्राइसिंग है वो थोड़ी सी अलग होती है। और जो आपके ऑफलाइन मॉडल में बिकते हैं, जैसे आपका विजय रिटेल हो गया या फिर आपका रिलायंस रिटेल हो गया, क्रोमा हो गया, इन सब में एसी का जो डिजाइन है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स है, प्राइसिंग है, ये सब अलग होता है। तो आपको बहुत छोटे छोटे एसक्यूज में मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। अगेन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ब्रांड्स के पास में नहीं होती। तो ये सारे रीजंस की वजह से मैनेजमेंट एक तो बहुत ज्यादा बुलिश है आउटसोर्सिंग को लेकर के, कि आने वाले टाइम में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा जो ब्रांड्स हैं वो इन सोर्सिंग को बंद करेंगे, आउटसोर्सिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि आरओआई इसके अंदर नहीं है। प्लस अभी तो जो थोड़ा बहुत आरओआई इनका कहना है बन भी रहा है, वो पीएलआई की वजह से बन रहा है, जो आपका पीएलआई स्कीम है। और पीएलआई स्कीम की वजह से इनका कहना है बहुत सारे इनइफेक्टिव जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी एंटर कर गए हैं लास्ट 4 5 ईयर्स में। तो जैसे ये पीएलआई स्कीम जाएगी ना, हमारे जैसे जो फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, एम्बर हो गया, जो ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इनका मार्केट शेयर और बढ़ेगा, पूरी इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होगा, इनका मार्केट शेयर और बढ़ेगा, और ब्रांड्स को भी वहां पे ये रियलाइज होगा कि एक्चुअली में जो आरओआई है वो बहुत कम बन रहा है। तो एक तो ये सबसे ज्यादा बुलिश है अपना आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री को लेकर के, कि आगे आने वाले टाइम में आउटसोर्सिंग बढ़ेगा, वहां से हमारा ग्रोथ आएगा। दूसरा इनका कहना है ओवरऑल रूम एसी का पेनिट्रेशन भी काफी लो है इंडिया में, मतलब आई थिंक अर्ली टीन या हाई सिंगल डिजिट के आसपास का पेनिट्रेशन है रूम एसी का। तो ये आपका धीरे धीरे पेनिट्रेशन ग्रो ही करेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स के अंदर। मतलब पूरी इंडस्ट्री का ही वैसे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि मिड टीन हाई टीन के आसपास रहेगा, तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, वहां से ग्रोथ आएगा। तीसरा इसके अलावा कंपनी का कहना है कि रिसेंटली जो अभी जीएसटी रेट कट हुआ है, उसमें भी आप देखोगे तो उस टाइम पे तो बेनिफिट नहीं मिला था, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जीएसटी रेट कट हुआ, तब एसी में कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि मतलब एसी अभी भी हमारे कंट्री में एक वो इमोशनल परचेज है, कि जब आपको दिखता है कि गर्मी है, अभी गर्मी आ गई है, तब जो कस्टमर है वो लेने के लिए जाते हैं उसको। तो अभी जैसे समर सीजन आएगा अगर अच्छा, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है ये जीएसटी रेट कट की वजह से, तो उससे भी डिमांड आपकी इंप्रूव होगी। देन एक और इन्होंने रीजन दिया कि जैसे पेनिट्रेशन की बात है, अगर आप रूरल इंडिया देखोगे अभी भी, तो मतलब एक तरीके का जीरो पेनिट्रेशन है वहां पे रूम एसी का। टायर 3 जो है इंडिया में, वहां पे फिर भी धीरे धीरे एडॉप्शन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट बुलिश है कि हमारा मार्केट शेयर वैसे 10 20% है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स ओवरऑल इंडस्ट्री के बहुत अच्छे हैं, तो हमारा भी ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक आ जाएगा। देन इन्होंने महाराष्ट्र में जो उनकी गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन किया था, तो कंपनी कह रही है अभी नियर फ्यूचर में उसमें हम कोई कैपेक्स नहीं कर रहे, मतलब इस साल या अगले साल कोई उस पर अनाउंसमेंट इन्होंने किया नहीं है। तो बेसिकली ये इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के बहुत बुलिश हैं। इनका कहना है जैसे अभी ये वाला पिछला वाला सीजन खराब गया रूम एसी का, लेकिन नेक्स्ट 5 से 6 ईयर्स में, यानी कि बाय द एंड ऑफ 2031 2032, जो पूरा इंडिया की रूम एसी की इंडस्ट्री है ना, वो 3 से 4 टाइम ग्रो कर जाएगी। अभी आई थिंक 1.5 करोड़ के आसपास है, ये 3 to 4 करोड़ हो जाएगा आपका अगले तीन मतलब 5 to 6 ईयर्स के अंदर। तो कंपनी कह रही है हम एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर अगर हम मार्केट शेयर गेन नहीं भी करते हैं, जो आज मार्केट शेयर है वो भी मेंटेन करते हैं, फिर भी हमारी जो कैपेसिटी है ना उसको हमको 3 से 4 टाइम मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा नेक्स्ट 5 से 6 ईयर्स में। तो इसीलिए कंपनी एडवांस में ये सारा लैंड वगैरह परचेज कर रही है, और धीरे धीरे इस पे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ ये बिल्ड करेंगे। इन्होंने एक और चीज बोली है कि हम ना हब बनाने को देख रहे हैं, जैसे एक हब बना रहे हैं, एक हमारा हब बना हुआ है नॉर्थ में, एक हमारा बना हुआ है साउथ में श्री सिटी के अंदर, एक तीसरा हब ये बनाने को देख रहे हैं वेस्टर्न रीजन के अंदर, ये
महाराष्ट्र में। तो कंपनी कह रही है इससे क्या होता है, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है ना, जहां पे आप वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये एसी वगैरह सब कुछ एक ही प्लांट में बना रहे हो, तो क्लाइंट्स को सप्लाई करने में बहुत ज्यादा ईजी होता है। आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है इंडिया में जो 10-12% है, वो आप बहुत ज्यादा बचा लेते हो, तो आपके मार्जिन इंप्रूव होते हैं, प्लस क्लाइंट भी ज्यादा आपको प्रेफर करते हैं, वहां से ऑर्डर भी ज्यादा आता है। तो ये सारे प्लानिंग है इनकी, इसकी वजह से कंपनी इतना ज्यादा कैपेक्स कर रही है। फिर इस क्वार्टर में इनके ग्रॉस मार्जिन थोड़े से कम हुए, तो उसका एक तो बड़ा रीजन है कि थोड़ा सा अकाउंटिंग इनका चेंज हुआ है। तो पहले ये क्या करते थे, कुछ जो इनके कंपोनेंट्स हैं, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस है, वो ये अदर एक्सपेंसेस में नोट करते थे। अभी इन्होंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपना अपग्रेड किया है, वो जो एसएपी है उसको अडॉप्ट किया है। तो कंपनी कह रही है हमारा वो जो अदर एक्सपेंसेस में हम काउंट करते थे ना, अब वो कॉक्स में आ गया, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड हो गया, रॉ मटेरियल में ऐड हो गया, इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारे थोड़े से कम दिख रहे हैं। दूसरा रीजन है मार्जिन नीचे जाने का, कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। मतलब इस क्वार्टर में इनका कहना है कि हाँ, हमको भी मार्केट शेयर गेन करना था, इन्वेंट्री इतनी बिल्डअप हो रखी थी, तो हम भी चाहते थे कि सेल्स अच्छी हो, इसीलिए क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा हमने मार्जिन पे हिट लिया इस क्वार्टर के अंदर, Q3 के अंदर। तो ये मेन रीजन है। बाकी ओवरऑल गाइडेंस इन्होंने भाई मेंटेन रखा है, जो पूरे साल का गाइडेंस है। तो यही है ओवरऑल कमेंट्री। अभी फोर्थ क्वार्टर को लेकर के इनका कहना है कि ऑर्डर की विजिबिलिटी है हमारे पास, जो हमने गाइडेंस दिया है अभी तक मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि उसको ये अचीव कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री भी इन्होंने दी है। मतलब सीजन कैसे पैन आउट करेगा, पूरा समर सीजन, इनका कहना है वो अभी उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे समर सीजन की विजिबिलिटी आपको मिलती है फरवरी के एंड में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में। तो Q4 का जब कॉन कॉल होगा तब हमको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी मैनेजमेंट से। अब मतलब लास्ट ईयर इसका अपोजिट था, लास्ट ईयर जब अप्रैल मई में जाके मैनेजमेंट का कॉन कॉल हुआ था Q4 का, तब भी ये बहुत कॉन्फिडेंट थे कि पूरे साल का जो गाइडेंस दिया है उसको हम अचीव कर लेंगे, जबकि इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स थे वो कुछ और बोल रहे थे। फिर Q1 का रिजल्ट आया, वहां जाके मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा गाइडेंस कट हो जाएगा, प्रॉफिट जो हम पहले 40% ग्रोथ का गाइडेंस दिया था वो बिल्कुल फ्लैट कर दिया। तो इस बार अपोजिट कमेंट्री है मैनेजमेंट की थोड़ी सी। सो वही है, अभी मतलब सीजन पे कोई क्लैरिटी इन्होंने दिया नहीं है, Q4 का रिजल्ट आएगा उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये आप बोल सकते हो कि Q1 में जो सिचुएशन थी उससे चीजें बेटर हुई Q2 में, और Q2 में जो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी थी उससे चीजें काफी ज्यादा बेटर हुई है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए थर्ड क्वार्टर के अंदर। और अभी मैनेजमेंट मतलब कॉन्फिडेंट है कि जो पैट का गाइडेंस है, रेवेन्यू का गाइडेंस है, एटलीस्ट FY26 का, उसको ये अचीव कर लेंगे। लेकिन पूरा समर सीजन कैसे पैन आउट करेगा इस पे एग्जैक्ट क्लैरिटी तो अभी नहीं है, ना ही इनकी तरफ से, ना ही आप किसी और ब्रांड को सुनोगे, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि एज अ कंज्यूमर अगर आप चीजें ऑब्जर्व करोगे तो लग जरूर रहा है कि इस बार समर सीजन अच्छा होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत लंबा टाइम है। मतलब अभी तो हम फरवरी में बैठे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये अगले 4-5 मंथ्स कैसे जाएंगे वो आपका मेन डिसाइड करेगा कि ये रूम एसी इंडस्ट्री इस बार कैसा परफॉर्म करेगी। तो वो देखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा वेट तो अभी करना ही पड़ेगा। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मतलब जो रिस्की वाला जोन था वहां से तो अभी निकल गया, चीजें बेटर है, लेकिन आई मीन उतना ज्यादा ल्यूक्रेटिव अभी मुझे लग नहीं रहा। हाँ, अगर मेरे को प्ले करना ही है, जैसे अगर मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, ट्रैक कर रहा था, अगर मुझे प्ले करना ही है, तो अभी उस पोजीशन में इतनी क्लैरिटी तो आ गई है कि मैं थोड़ा बहुत एलोकेशन लेकर के इसको ट्रैक कर सकता हूँ, वेट कर सकता हूँ कि Q4 के नंबर्स कैसे होते हैं, फिर आगे का आउटलुक कैसा बनता है, उसके लिए वेट कर सकता हूँ। अदरवाइज मतलब आप बोलोगे वैल्यूशन में कुछ बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग मिल रहा हो, कोई बहुत ज्यादा बढ़िया डील हो, वैसा नहीं है, क्योंकि करंट पी अभी भी 62-63 का है। और अगर हम ये एज्यूम करें कि कंपनी पूरे साल का गाइडेंस अचीव कर लेती है, फिर भी इनका जो फॉरवर्ड पी आएगा FY26 का वो 57-58 का आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग इनका जो FY27 का पैड ग्रोथ है ना, वो कम से कम 40-50% का आना चाहिए, तब जाके इनका फॉरवर्ड पी जो है वो 37 से 41 का बनेगा, यानी पैग रेशियो आपका 1 या बिलो 1 आएगा। तो वो हो सकता है, क्योंकि इस साल का जो बेस इफेक्ट है वो भी काफी लो है, तो लो बेस के ऊपर आप इतना ग्रोथ तो डिलीवर कर ही सकते हो, क्योंकि इस साल तो पैट आपका बिल्कुल फ्लैट रहा ना, जितना लास्ट ईयर कंपनी ने किया उतना ही इस साल भी करेंगे। तो इसके ऊपर अगर सीजन अच्छा गया तो बहुत आराम से ये 40 गया, मतलब 60-70% भी पैड ग्रोथ डिलीवर कर सकते हो, ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा बिजनेस के अंदर। लेकिन उसके ऊपर मैं अभी बैट नहीं कर सकता, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बड़ा एलोकेशन लेके बैठ जाऊं कि मुझे पूरा श्योर है, क्योंकि पता नहीं सीजन किस तरीके से जाएगा। तो अगर मुझे प्ले करना है, छोटा एलोकेशन लेकर के मैं स्टार्ट कर सकता हूं, फिर देखते हैं Q4 में नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद आगे का चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।